नमस्ते। जय श्री राम। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे राम राज्य की स्थापना। राम मंदिर के बाद राम राज्य की स्थापना। और कैसे आएगा राम राज्य? राम राज्य आएगा नियम कानूनों को बदलने से। राम राज्य आएगा गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की कर व्यवस्था, गुलामी की कृषि व्यवस्था, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, इन सब को खत्म करके उसका भारतीयकरण करने से। आज की डेट में जो शिक्षा है या तो मैकाले सिस्टम पे चल रही है, या मिशनरी सिस्टम की है, या तो मदरसा सिस्टम पे चल रही है। इस मैकाले मदरसा और मिशनरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। प्राइमरी में केवल और केवल उसको योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इस तरीके से उसको अष्टांग योग का शिक्षा दिया जाए। सेकेंडरी में उसको फिर बाकी विषयों की शिक्षा दिया जाए। और 5 साल का ग्रेजुएशन में जिसमें स्पेशलाइजेशन करना हो, जिसको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, जिसको जो बनना है वो अपना स्पेशलाइजेशन करे। लेकिन 10वीं तक केवल और केवल भारतीय शिक्षा। इसी तरीके से राम राज्य तब आएगा जब भारतीय संस्कार शुरू से ही उसके अंदर आ जाएगा। भारतीय संस्कार तब आएगा जब 16 संस्कार को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 16 संस्कार को अपने करिकुलम में शामिल किया जाएगा, सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, इसको खत्म करके हमारी जो प्राचीन वैदिक न्यायिक व्यवस्था थी, जो 7 लेयर सिस्टम था हमारा, जो वैदिक न्यायिक व्यवस्था का, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जो गुलामी का पुलिस व्यवस्था चल रही है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसके कारण यूपी में पुलिस दूसरे तरीके से काम करती है, बिहार में पुलिस दूसरे तरीके से काम करती है, केरल में दूसरे तरीके से काम करती है। इस 1861 के पुलिस एक्ट को खत्म करना पड़ेगा और वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्राइम तब खत्म होगा जब ये जो दुनिया भर के हमने घटिया कानूनों का मकड़जाल इकट्ठा कर रखा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, ये सारे कानूनों को मर्ज करके और दुनिया के और कानूनों को देख के, अमेरिका का, सिंगापुर का, फ्रांस का, बाकी कानूनों को एग्जामिन करके एक बेस्ट वन नेशन वन पिनल कोड लागू होगा। अभी मुकदमों की जांच करने में, जो अपराध की जांच करने में साल, 2 साल, 3 साल लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास झूठ पकड़ने के लिए मशीन नहीं है, झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में लैब नहीं है, और झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। कोई कुछ भी गवाही दे देता है, झूठी शिकायत करता है, झूठी गवाही देता है, झूठा बयान देता है, सब कुछ कर देता है और मुकदमा सालों साल चलता रहता है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा और झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा। जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजेस मनमानी करते रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि सामने अगर सीनियर वकील आ जाता है तो जज तारीख पे तारीख देते चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पेशकार एक पार्टी से मिल जाता है, पेशकार पैसा लेता रहता है और तारीख पे तारीख देता रहता है। तो सबसे आवश्यक यह है जुडिशियल चार्टर लागू हो, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, यानी 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो। जज की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जज के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो 1 साल के अंदर हर हालत में मुकदमे का फैसला कर दे। वो 15-15 दिन पे तारीख लगाए, 1-1 महीने पे तारीख लगाए, 2 महीने पे तारीख लगाए, जो करना है करे, लेकिन कोई एडजमेंट नहीं, कोई उसमें झूठा हलफनामा नहीं। और झूठे हलफनामे पे, झूठी गवाही पे इसको गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। झूठी शिकायत करने पे उस पे सीरियस एक उस पे लिए उसको ऑफेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं तो लोग झूठी शिकायत कर देते हैं, छेड़खानी का झूठा मुकदमा कर देंगे और भी दुनिया भर के झूठे मुकदमे कर देते हैं, सालों साल मुकदमा चलता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स सिस्टम। याद रखिए, हमारे देश में वन नेशन वन टैक्स सिस्टम था और यह चाणक्य तक था। जब भारत में वन नेशन वन टैक्स था तो हम, भारत की जीडीपी दुनिया की 40% थी। आज अभी हम 10% जीडीपी के लिए भी सब परेशान हो रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स से जीडीपी भी बढ़ेगी, व्यापारियों का के ऊपर इतना बर्डन है वो भी कम होगा, मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे दे के परेशान है वो भी परे होगा। तो सबसे अच्छा है ये जीएसटी खत्म कर दिया जाए, इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स रखा जाए, वन नेशन वन टैक्स बेस्ट है। इसी तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म,
ये जो आईएएस का सिस्टम चल रहा है, आईपीएस का सिस्टम चल रहा है, सरदार पटेल ने कहा था ये जो विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था है जो हमने अंग्रेजों से अडॉप्ट किया, आईएएस आईपीएस का सिस्टम, ये सक्सेसफुल नहीं है। भाई जब हम इंजीनियर बनाने के लिए 12वीं के बाद एग्जाम लेते हैं, 4 साल उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको फिर वो इंजीनियर बन जाता है। डॉक्टर बनाने के लिए हम 12वीं के बाद एग्जाम लेते हैं, 4 साल को उसको एमबीबीएस का कोर्स करता है, फिर एमडी का कोर्स करता है, फिर वो डॉक्टर बन जाता है। वकील बनने के लिए 12वीं के बाद क्लैट का एग्जाम होता है, 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद फिर वो वकील बन जाता है। ऐसे ही कलेक्टर बनने के लिए, कप्तान बनने के लिए, पुलिस विभाग में जाने के लिए 12वीं के बाद ही एग्जाम होना चाहिए। फिर उसकी 4 साल 5 साल पूरी तरीके से ट्रेनिंग हो, जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, मेडिकल का कोर्स होता है, और बाकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है 3 साल। इसी पैटर्न पे ही 12वीं के बाद ही एग्जाम होना चाहिए, उससे ऊपर जरूरत नहीं है। ये बीए किया, उसके बाद फिर एग्जाम होता जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जिसको हिस्ट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाता है, जिसको साइंस बिल्कुल नहीं पता वो साइंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाता है, जिसका एजुकेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है बाद में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाता है, जिसने कभी तो ये जो जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो भी उस डिपार्टमेंट में आईएएस क्वालिफाई करने के बाद जा रहा है। इसलिए हमारे देश की ग्रोथ कम हो रही है। बेस्ट ये है, जैसे हमारे इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सब अलग अलग ब्रांच होती हैं, और 12वीं के बाद एग्जाम होता है और 4 साल वो उसी ब्रांच की पढ़ाई करता है, जिससे कि फिर उसी ब्रांच में आगे बढ़े। ऐसे ही एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका पुलिस में इंटरेस्ट हो उसकी 4-5 साल की पुलिस की ट्रेनिंग हो, जिसको टैक्स में जाना है उसकी 4-5 साल की टैक्स की ट्रेनिंग हो, सबकी अलग अलग हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो यहाँ पे अभी भी हमारी जो इलेक्शन सिस्टम चल रहा है वो कानून महा घटिया है, इसलिए गुंडे, बदमाश, मौवाली सांसद विधायक बन रहे हैं, पार्षद प्रधान बन रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड बनाया जाए, 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड होना चाहिए। जब चपरासी बनने के लिए और क्लर्क बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है, इंजीनियर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? एक 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड की जरूरत है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, 1 नेशन 1 प्रॉपर्टी कोड बनाया जाए। सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आदमी जैसे भारत में पैदा होता है उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, बाहर वाला भी आ रहा है, सिटीजनशिप मिल जा रही है, वो भारत के खिलाफ बोले, आतंकवादियों का समर्थन करे, कुछ भी करे, वो सिटीजनशिप उसकी नहीं जाती है। सिटीजनशिप लेने, सिटीजनशिप देने के लिए टर्म्स कंडीशन बनानी पड़ेगी, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड। इसी तरीके से 1 नेशन 1 सिविल कोड, जितने भी पर्सनल लॉ चल रहे हैं इनको खत्म किया जाए, और भारतीय परंपरा के अनुसार, जैसे भारत की संस्कृति है समान ना कॉमन सिविल कोड की, सबको एक समान कंसिडर किया जाए। एक भारतीय कुटुंब संहिता, हम दो हमारे दो सबके लिए लागू किया जाए। इसी तरीके से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, आज भी भारत में आप जरा सोचिए, 200 साल पहले एलोपैथ आया, 250 साल पहले होम्योपैथ आया, आयुर्वेद हजारों साल पहले आया, महर्षि धन्वंतरि ने दिया था। आज की डेट में आयुर्वेद सेकेंडरी हो गया है, एलोपैथ प्राइमरी हो गया है। जो एमबीबीएस डॉक्टर उसको डॉक्टर समझते हैं, जो आयुर्वेद का डॉक्टर उसको डॉक्टर नहीं मानते। जबकि सच्चाई यह है कि एलोपैथ में एक बीमारी का इलाज कराने पे 2 बीमारियां बोनस में मिलती हैं, जबकि आयुर्वेद में इलाज कराने पे एक बीमारी का इलाज कराते हैं, 2 बीमारियां बोनस में ठीक हो जाती हैं। तो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था है, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए एक भारतीय चिकित्सा कोड बनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो 14वीं या 15वीं शताब्दी के बाद यहां पे कुछ हुआ है, 400 साल 500 साल हम गुलाम रहे, उस गुलामी को क्यों पढ़ाना भैया? हमारे यहां पूर्वजों की कमी है क्या? अरे महर्षि दयानंद को पढ़ाओ, स्वामी, हमारे एक से एक बड़े ऋषि हैं, ऋषि मुनियों को पढ़ाइए। हमारे देश में इतने बड़े राजा हुए, एक के बाद एक राजा, उनको पढ़ाइए। महर्षि भारद्वाज को पढ़ाइए, महर्षि अत्रि को पढ़ाइए, कौशिक जी को पढ़ाइए, महर्षि सांडिल्य को पढ़ाइए, महर्षि गर्ग को पढ़ाइए, महर्षि पराशर को पढ़ाइए, महर्षि गौतम को पढ़ाइए, महर्षि कश्यप को पढ़ाइए, महर्षि भार्गव को पढ़ाइए, महर्षि वत्स को पढ़ाइए, महर्षि वशिष्ठ को पढ़ाइए, महर्षि कात्यायन को पढ़ाइए, महर्षि व्यास को पढ़ाइए, महर्षि मुद्गल को पढ़ाइए, महर्षि भृगु को पढ़ाइए, महर्षि कौशल को पढ़ाइए, महर्षि अगस्त को पढ़ाइए, महर्षि कात्यायन को पढ़ाइए। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी क्यों पढ़ा रहे? जहां तक पढ़ाने की बात है, आप भगवान के राम के पूर्वजों को पढ़ाइए, आप राजा दशरथ को पढ़ाइए, राजा अम्बरीश को पढ़ाइए, राजा अग्निवर्ण को पढ़ाइए, राजा सुदर्शन को पढ़ाइए, राजा रघु को पढ़ाइए, राजा भगीरथ को पढ़ाइए, राजा दिलीप को पढ़ाइए, राजा अंशुमान को पढ़ाइए। इस तरीके से राम के इतने पूर्वज एक से एक बढ़ के प्रतापी राजा हुए। ले दे कि यही गजनी, गोरी, तुगलक, बाबर, हुमायूं, इनसे क्या लेना देना, क्यों इनको पढ़ा रहे? आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा।